आपने कभी ना कभी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मंदिर के बाहर या किसी टूरिस्ट प्लेस पर भीख मांगते हुए छोटे छोटे बच्चों को जरूर देखा होगा। उनके मासूम सा चेहरा, फटे पुराने कपड़े और एक रोटी के लिए फैलाए गए उनके हाथ। ये एक तस्वीर हमारे दिल को पिघला देती है। हम सोचते हैं बेचारा बच्चा कितना मजबूर है और अपनी जेब से 10-20 रुपए निकाल के उसको दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी ये दया, ये छोटा सा दान अनजाने में एक ऐसे क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप उस बच्चे को ऐसे गहरे दलदल में ढकेल रहे हो जहाँ से उसका निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन। भारत के सबसे बड़े बिजनेस और क्राइम द बेगर्स से। ये सिर्फ गरीबी और लाचारी की कहानी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसका नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है। ये कहानी है इंसानियत के सौदे की, जहाँ मासूम छोटे छोटे बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है, उन्हें नशे का आदी बनाया जाता है और उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आपके दिए हुए पैसे से उनका पेट नहीं भरता, बल्कि उन हजारों माफियाओं का खजाना भरता है जो उनसे काम करा रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सड़क पर दिखने वाला हर एक भिखारी मजबूर है या वो उनका बिजनेस बन चुका है। एक गैंग कुछ बच्चों को गरीब इलाकों से उठा के या फिर कभी कभी उनके माँ बाप से उन्हें खरीद के, और कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चों को रेलवे स्टेशन या कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं वहाँ से उन्हें उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक भारत में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों को हर दिन भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो किडनैप होते हैं, जिसमें से कुछ तो कभी वापस भी नहीं मिलते। एक बार जब ये बच्चे गैंग का हिस्सा बन जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको बेबस और लाचार दिखना है। उन्हें दिन दिन भर भूखा रखा जाता है ताकि उनके चेहरे पर वो मजबूरी साफ दिख सके जो लोगों को उन्हें पैसे देने पे मजबूर कर दे। यही नहीं, उन बच्चों को अक्सर नशे का आदी बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो भीख मांगने वाली महिलाएं होती हैं उनके गोद में एक बच्चा हमेशा सोता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बच्चे को ड्रग्स दिए हुए हैं ताकि वो परेशान ना करे, कोई सीन क्रिएट ना करे और सोता रहे। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि उन बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उनका जो हाथ पैर है या तोड़ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे वो लोग जो हैं जो जिनसे वो भीख मांगने जा रहे हैं उनको और सिंपैथी मिले उनसे और वो और ज़्यादा उनको पैसे दें। ये पूरा नेटवर्क कॉर्पोरेट कंपनी की तरीके से काम करता है। शहरों के अलग अलग इलाके जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, अपना रिलीजियस प्लेसेस हो गए, मार्केट हो गए, ये सभी इलाके इनके जो गैंग मेंबर होते हैं उनके बीच में बटे हुए होते हैं और इन सबका एक लीडर होता है जो क्या करता है, जो इन बच्चे हैं, ये औरतें हैं, इन सभी को एक गाड़ी में ले जाके अलग अलग जो प्लेसेस हैं उन पे ड्रॉप करता है और दिन भर उन पे नजर रखता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शाम को उन्हें वापस कलेक्ट किया जाता है और उनसे दिन भर की जो कमाई होती है वो वापस ले ली जाती है। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा या औरत कलेक्शन जिसके पास कम होता है उसे मारा पीटा जाता है, उससे रात भर भूखा रखा जाता है और यही साइकिल हमेशा चलती रहती है। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। उन्होंने एक शख्स अनिल पवार को गिरफ्तार किया जो कर्नाटक से आके हैदराबाद के पॉश इलाकों में जैसे जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में जो भीख का नेटवर्क है वो चला रहा था। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि अनिल पवार 23 लोगों से भीख मंगवा रहा था, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे। वो इन सबसे रोजाना 4 से 5,000 रुपए तक कलेक्ट करता था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ 200 रुपए देता था, मतलब महीने का लाखों रुपए का मुनाफा। एक और केस सामने आया जिसमें पुलिस ने 20 सूर्यप्रकाश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जो बच्चों को हायर करके उनसे भीख मंगवाता था और उन्हें जो डोनेशन बॉक्स है QR कोड वाला वो देता था, जिससे जो पैसे जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो सीधा उसके अकाउंट में आते थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो इस तरीके से हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये पुलिस और प्रशासन की नजरों से बच के हो रहा है। शायद हाँ और शायद नहीं। कई बार पुलिस ने और जो NGOs हैं उन्होंने इन बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, लेकिन क्या होता है जब भी वो इन बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं तो जो भी लोग इनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे वो फर्जी इनके माँ बाप बन के आ जाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये बच्चे उनके हैं। अब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो रिक्वायर्ड जो होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लाचारी और बेबसी की वजह से जो पुलिस और NGOs हैं उनको बच्चों को वापस करना पड़ जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए पंजाब ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। उन्होंने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। इस अभियान का काम था उन सभी बच्चों को रेस्क्यू करना और जो ये फर्जी क्लेम करते थे उनके माँ बाप बन के उनका DNA टेस्ट करा के इस समस्या से भी निपट रहे थे वो लोग। और सबसे अच्छी बात इस केस की और इस जो ऑपरेशन था उसका ये थी कि उन बच्चों को सिर्फ रेस्क्यू नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें रेस्क्यू करने के बाद स्कूल में उनका एडमिशन भी कराया जा रहा था ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर और बेहतर हो सके। जुलाई 2025 तक इस अभियान के थ्रू 367 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये एक जरूरी कदम है क्योंकि कई मामलों में ये बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए कई कानून बनाए। BNS के सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी बच्चे को किडनैप किया जाता है इस इंटेंशन के साथ में कि उससे बाद में भीख मंगवाई जाएगी या फिर उससे इस इंटेंशन से भीख मंगवाने के लिए उसको अपाहिज किया जाता है तो उस शख्स को 10 साल तक की सजा मिल सकती है। कानून तो है लेकिन उसको लागू करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ में कमिश्नर ने एक आदेश दिया था कि अगर कोई भी शख्स किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करेगा तो उस पर डायरेक्ट FIR हो जाएगी, लेकिन इन सबके बावजूद भी ये चीजें रुक नहीं रही।
लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि भाई हर किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है कि तुम भीख मांगो जाके। कुछ लोगों के लिए ये सब बिजनेस बन चुका है। उनको पता है भाई अगर हम मेहनत करेंगे आगे तो दिन में 500 रुपए कमाएंगे, जब पूरा दिन काम करेंगे किसी के यहाँ पे लेबरी करें या कुछ भी करना जाके। उनको पता है भाई 4 लोगों से भीख मांगेंगे 40-50 रुपए वैसे ही हो गए सीधे। और कभी अगर ऐसा होता है जो भाई ट्रेन में आप देखा हो भीख मांगने जा रहे हैं लोग, मंत्री बाहर बैठे हैं तो लोग 10-20-50 रुपए भी दे देते हैं। ऐसे कर करके भाई जब सोचो जब वो ऐसे ही लाखों रुपए कमा लेगा महीने का तो वो क्यों किसी का मजदूरी करेगा जाके। मुंबई की भरत जैन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने भीख मांग मांग के 1.5 करोड़ की 2 फ्लैट इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा इनके पास थाने में एक दुकान है और इनके जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इनकी जो महीने की कमाई है ना वो 60 से 75 हजार रुपए है और टोटल संपत्ति कितनी है 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ इकट्ठे करने में एक आम आदमी की पूरी जिंदगी लग जा रही है और इन्होंने भीख मांग मांग के उतना इकट्ठा कर लिया है। और ये अकेला केस नहीं है। सरबतिया देवी महीने का 50 हजार कमाती है और उन्होंने 36 हजार रुपए का सालाना इंश्योरेंस ले रखा है। पप्पू कुमार जो पटना रेलवे स्टेशन में भीख मांगते हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ से भी ज्यादा है। जो छोटे व्यापारी जो है पटना के, उनको भाई ब्याज पे पैसा देते हैं। इन लोगों के पास बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, स्मार्टफोन सब कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पे लूट रहे हैं, कुछ लोग चादर फैला के लूट रहे हैं। 2019 में मुंबई में एक 82 साल के भिखारी की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद जब पुलिस उनके घर की इंक्वायरी करती है, उनके घर पहुंचती है, तो वहां पहुंचने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। उस झोपड़ी से पुलिस को 1.5 लाख कैश मिलता है जो कि कॉइन्स के फॉर्म में था और लगभग 8 से 9 लाख की फिक्स डिपॉजिट। टोटल 10 लाख रुपए एक भिखारी ने भीख मांग मांग के इकट्ठे कर लिए। कई बार भीख मांगना दूसरे जो क्राइम होते हैं उनको हाइड करने का तरीका या फिर उनको करने का एक जरिया हो जाता है। फरवरी 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो क्या करती थी, भीख मांगने के लिए लोगों के घर पे जाती थी, मतलब गली मोहल्ले में, और वो उन घर में झांक के देखती थी उन घर में कंडीशन क्या है, कितने लोग रह रहे हैं, कौन नहीं है। और जब भी उसको मौका मिलता था तो उन घरों से वो चोरी कर लेती थी। और जब पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा तो उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा की बाइक, 12 मोबाइल फोन और बहुत ही ज्यादा कैश मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए अगर कोई आपके पास आता है भीख मांगने के लिए, कोई बच्चा आता है, तो आपको उनको पैसे देने या नहीं। तो देखो, पैसे तो आपको बिल्कुल नहीं देने। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे ये कह रहा है कि भैया पैसे दो, मुझे खाना खाना है, जो कि वो ज़्यादातर बोलते हैं, तो आप उनको खाना खिला दो। आप अगर किसी आपको दिख रहा है कि भाई किसी की चोट लगी हुई है, कोई इस तरीके से पैसे मांग रहा है कि इलाज कराना है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप उनकी हेल्प कर सको, उनका ट्रीटमेंट करा सको, तो आप वो चीज़ कर दो। मतलब आपको कुल मिला के उनको पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें पैसे से उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर वो खाना खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वो पैसे कहीं ना कहीं सीधा जाके जो उनको यहाँ पे उठा के जबरदस्ती उनसे काम करा रहा है, जो सिंडिकेट है, उसके पास पहुंच जाएंगे। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा ऐसी जगहों पे जाए, तो बेहतर है आप उनकी हेल्प कर दो। अगर आपको ऐसा भी कहीं दिखता है ना कि डोनेशन के नाम पे कहते हैं, वो बॉक्स लेके आ जाते हैं कि भैया कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनसे कह दो कि हम कहीं भी कर देंगे, जाके खुद कर देंगे, लेकिन आपको नहीं दे पाए। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि हमारी जो सिटी है उस तरफ आते हैं बहुत सारे लोग जो भगवान के नाम पे निकले आएंगे, तो वो क्या करेंगे, बड़े बड़े पैकेट लेके आएंगे कि मुझे आटा दे दो या गेहूं दे दो। अब उसमें क्या होता है, भाई किसी की सामर्थ्य है, किसी को लगता है कि भैया मुझे एक कटोरी देना है, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे, बड़ा थैला दे देंगे आपको, इसमें भर दो पूरा। तो बड़ा क्या कहेंगे कि हम भंडारा करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। उनको भी पता है भाई 200, 300, 500 किलोमीटर बता देंगे आपको एरिया, आप वहाँ दिखने जाओगे नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई इन सब चीज़ों पर बहुत ही ध्यान रखो, ऐसे बर्बाद मत करो पैसा। अगर आपको जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो आप खुद उनकी हेल्प करो जाके पर्सनली जाके, लेकिन ऐसे किसी को मत दो यहाँ के आपको पता ही नहीं है कि भाई वो क्या करने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे मांग लेंगे, कहीं कोने में बैठ के दारू पी रहे हैं। आपने भी ऐसा तो किया होगा तो कोई आपके दरवाजे पे आया है मांगने के लिए, आपने देखा उसके कपड़े फटे हैं, ऐसा कुछ है, तो आपने अपने पास से कुछ कपड़े दे दिए उसको। अब वो आपके सामने तो वो कपड़े लेके चला गया, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वहां से जाके कपड़े फेंक देते हैं, क्योंकि भाई आपको भी पता है उनको दिखाना ही वही है कि फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं हमने, तभी तो आपको पैसे दोगे आप उनको, वरना आप पैसे दोगे नहीं। क्योंकि पैसे भाई उनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत कमा रखा है उन्होंने इस चीज़ों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जेन्युइन, जो जिनको रीजन है कुछ पर्सनल, वो उस वजह से मांग रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 99% आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको बिजनेस बना रखा है। तो बस एंड में मैं यही कहूँगा, इन चीज़ों से बच के रहो, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा इंसिडेंट आपने कहीं फेस किया है कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।